बेपत्स बहारुक पयाम बवित सो आव करतई सो द्राव करक्युत गोलाल जिगरस मे दाग थवित सो आव करतई सो द्राव करक्युत मे रोय होवुन मे हाल पृथ्नम मे होश डलित करार न्यूनम मे बल पानस वुतार थवित सो आव करतई सो द्राव करक्युत बनाद सोजस बनाद लायस मे छम न अथ वथ यवां बह कर क्या बनाद सोजस बनाद लायस मे छम न अथ वथ यवां बह कर क्या वहाँ बदन छुम मे पान पूरित सो आव करतई सो द्राव करक्युत सुबह बखैर अस्सलामु अलैकुम आदाब नाजरीन नार हेतुन गजल वनस तो सनिस यथ गजल वनस हेतुन ओत्र यह नार ओत्र यानी 6 फरवरी 2024 ये ताम यह खबर वच ज मीर मोहम्मद फारूक नाजकी साहब गई रहमत हक। एक हमजहत शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिनका कद बहुत ऊंचा था, एक तजुर्बाकार ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबका डायरेक्टर, उर्दू और कश्मीरी अदब में सुनहरे अल्फाज से अपना नाम लिख के साहित्य एकेडमी अवार्ड अपने नाम करने वाले फारूक नाजकी साहब मुख्तसर अलालत के बाद इस दारिफानी से रुखसत हो गए। एक कदावर शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने एक अखबार से अपने करियर का आगाज़ किया और अपनी काबिलियत, अपनी जहानत और अपने शौक़ के ज़रिए उसे बुनियाद बना के आगे बढ़े और इतना आगे बढ़े कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन केंद्र के डायरेक्टर बने, इस मनसब पे फाइज हुए, अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और दूरदर्शन के बानियों में शुमार होते हैं और इसी दूरदर्शन केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल की बहैसियत सबकदोश भी हुए। अपने कलम के साथ, अपने काम के साथ, अपने शौक़ के साथ इंसाफ करते हुए जो कीमती असासा, जो ख़जाना उन्होंने इन इदारों को दिया है, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया को दिया है, अदब को दिया है, अदब की दुनिया को दिया है, वो इतना बड़ा ख़जाना है कि हम उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। फ़कीदुल मिसाल है। यकीनन हमने एक ऐसी शख्सियत खो दी जो जिनके जैसा दोबारा कोई आ नहीं सकता। वो कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, और ये एक ऐसी शख्सियत थी। उनका शौक़ देख लें कि कहा जाता है उस ज़माने में 1972 में जर्मनी चले गए और मुदाव मकसद यही था, गर्ज यही था कि जो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी वहाँ की है, कश्मीर को उससे आशना कराया जाए। बहुत नरम तबीयत के इंसान, उनका बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ, उनका सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ, मुखातिब होने का अंदाज़ मुख्तलिफ, चीज़ों को देखने का नज़रिया मुख्तलिफ। कोई भी उनके सामने आप बात रख देते जिसका आप नेगेटिव साइड रख देते, वो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव साइड उसका ढूंढ के ही लाते और ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नज़रिए से देखते। मे अक्सर तिहंज कथ याद पेवान, तिम वनान नाव वाव लागान बठिस कुनत, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तिम अथ नाव मज ते अथ वावस मज ते पॉजिटिव साइड वछान, तिथे कन तिम पन्ने ज़िंदगी मज ब्रोह ते पकान तो लुकन ते मिसाल दिवान ब्रोह पकनच। एक बहुत बेहतरीन शख्सियत जिनके बारे में हम बता नहीं सकते कि वो कितने अच्छे थे और कितने बेहतरीन इंसान थे। इस इदारे को उन्होंने कितना दिया है। ज़ाहिर हमारे साथ तो है नहीं, हालांकि हम जानते हैं हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो कलम है, उस काम के ज़रिए, उस कलम के ज़रिए जो उन्होंने एक राह हमवार की ब्रॉडकास्टर्स के लिए या फिर शुअरा के लिए, उस काम के ज़रिए वो हमेशा ज़िंदा और जावेदा रहेंगे और यकीनन हमारे दिलों में वो हमेशा मौजूद है। और जिस तरह से उनके लवाकिन भी बता रहे थे कि हम उनकी मौत पे दुख नहीं मनाएंगे, अफसोस नहीं मनाएंगे, मातम नहीं मनाएंगे, बल्कि जो उनकी ज़िंदगी है, खूबसूरत ज़िंदगी जो उन्होंने जी है, उस ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करेंगे, उस कीमती असासे को हम सेलिब्रेट करेंगे। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि उन्हें ग़रीक़ रहमत करें और जो उन्होंने यहाँ पे नाम कमाया, जिस तरह से उनका नाम यहाँ पे रोशन था, बुलंद था, रब्बे कायनात उस जहाँ में भी उन्हें वो रोशनी और बुलंदी अता फरमाए, आमीन रब्बुल आलमीन। फारूक नाज़की साहब, फरवरी में ही उनका जन्म भी हुआ था और इत्तेफाक देख लें फरवरी में ही उनका इंतकाल भी हो गया, लेकिन हमारे बीच हमेशा वो रहेंगे। हमने थोड़ा बहुत अपने एंड से कोशिश की उनको थोड़ा बहुत एक कंट्रीब्यूशन हम लोगों की तरफ से ज़रा जाए, हम उन्हें जो है एक थोड़ा सा ट्रिब्यूट दें, और ये ट्रिब्यूट जो है खराज अकीदत जो है हमने आप तक भी पहुंचाना है। आइए साथ मिलके देखते हैं हमने क्या कुछ रखा हुआ है।
वो अश्क बन के मेरे चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। जाड़े का मौसम तारीखी शहर श्रीनगर के पुराने हिस्से में फरवरी की 7वीं तारीख मलूल गुजरी कि इन गलियारों से एक फनकार का, सुखनवर का, मुसन्निफ और नक्काद का, एक जिंदा दिल इंसान का जनाजा गुजरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जो सोगवारा है, शनासा है उस फनकार, साहिब इल्म आगही, जुबानो अदब के महसिन, जिसे बस्ती में लोग फारूक नाज़की के नाम से जानते थे। वाकई अजीब शख्स था। फारूक नाज़की के बारे में क्या कहिए। मैं साहिब इज्जत हूं, मेरी लाश न खोलो। दस्तार के पुर्जों से कफन मैंने सिया है। नाव फारूकुन वुछुम पीरिस लिखित सोरी मुशुम। नाव पन्वी पीन पानस याद पावन याद शुम। ये आवाज़ आज खामोश हो गई है, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे। फारूक नाज़की साहब ने अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जी है, जिस तरह से उन्होंने कश्मीरी ज़ुबान, अदब और सकाफ़त को संवारा है, सजाया है अपने शेरों से, अपने उन सारे तकारीर से जो मुख्तलिफ मजालिस में उन्होंने की, लोगों ने सुना और उनको सुन सुन के हम जैसे लोग भी किसी कतार में शामिल हुए। वो उस्तादों के उस्ताद थे। जनाब फारूक नाज़की की तदफीन शहर खास के इलाके में पुश्तनी मजार में हुई और बस्ती एक आला ज़र्फ के इंसान और ज़माना साज शख्सियत से महरूम हो गई। बड़ा मुश्किल होता है अपने मोहसिन के बारे में उनके इंतकाल पे एक लफ्ज़ भी अदा करना। नाज़की साहब हमारे गाइड रहे और सबसे बड़ी बात कि हमारे मोहसिन रहे। कल भी मैं बात कर रहा था कि यू कैन नेवर डिस्क्राइब व्हेन द आयरन इज हॉट। एक सानह को जब वो ताज़ा हो, बयान करना मुश्किल होता है। वो अजीम शख्सियत जिससे हमने फारूक नाज़की की सूरत में देखा भाला है, न रहा, लेकिन उनका असलूब, तर्ज फन, सुखन साजी हनूज हमारी रहबरी करती रहेगी। याद बाकी है, फारूक नाज़की न रहे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, न कि लिटरेचर सेक्टर में, बल्कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है आर्ट कल्चर के तई, वो बोलने के काबिल नहीं है। फारूक साहब एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के मालिक थे और आज जब ये हमें खबर मिली कि वो उस दुनिया में नहीं रहे तो यकीन करना मुश्किल हो गया, लेकिन हम सब ने इसी राह पे जाना है। दूरदर्शन अपने धीरीना साथी और साबिक सरबराह के सोग में बस उनके लिए दुआगो है। Faruk Nazki is in Faridi shakhsiyat istim ki timo is a department ak बेहतरीन ब्रॉडकास्टर, बेहतरीन शायर, बेहतरीन मुकालमा निगार,
तो बेहतरीन दूरदर्शन डायरेक्टर तो तम उस्ताद तम नश हेचमुत। शान से जिया था, आगे भी शान ही मुकद्दर बने। आमीन। वरहम गुरबतो वनमिर तुरबतो वतजावज़ सय्याती वतकबल हसनाती इन कान मुहसिन फजिद फी एहसानी इन कान मुहसिन फतजावज़ अनहु वजल मकानु फी अलईन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़कीरिना व उन्साना अल्लाहुम्मा अहत मिन्ना फ़या इस्लाम। ख़वातीन और हज़रात, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम जो है अभी ख़राज अक़ीदत भी हमने देख लिया जो फ़ारूक नाज़की साहब को दे रहे थे। और मैं फिर से वही बात करूँगी कि जो उन्होंने पैगाम दिया, जो उन्होंने मैसेज दिया कि दुनिया को एक खूबसूरत अंदाज से देख लें, एक अच्छे नज़रिए से देख लें, उसी नज़रिए के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और आज के प्रोग्राम को भी आप तक जो पहुँचाना है, जो आगे की कार्रवाई है प्रोग्राम की वो भी पहुँचानी है। हमारे आज के मेहमान से भी आपकी मुलाकात करानी। आज के शो में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ये हरियाणा से आए हुए हैं, फरीदाबाद से, और रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे मेहमान को भी वक्त देना है, उनसे भी हमने तफसीलन बात करनी है, इसलिए मज़ीद वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे जो वक्त की अहम ज़रूरत है। और आजकल आप जानते हैं कि आगे ज़िलहज का महीना भी है, लोग अभी पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, इशारा आप समझ चुके होंगे कि आज हमने शो में किन्हें मदऊ किया है। ये हरियाणा से आए हुए देवेंद्र सिंह जी है जो कि हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैं। आदाब सर। आदाब। बहुत इस्तकबाल आपका। थैंक यू। हालांकि हम बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, हम बहुत चाह रहे थे कि आपसे जो है हम खुश दिली से मिलें, लेकिन आगाज़ में ही हमने जो बात करनी पड़ी, हमारे जो साबिक़ा फॉर्मर डायरेक्टर है उनका इंतकाल हो गया। लेकिन अब ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, कारवां आगे बढ़ाना है, वो कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आगाज़ में ही अर्ज़ किया कि आप जो है हरियाणा से आए हुए हैं, जी। तो हम वहाँ जाएंगे आपकी यादों के ज़रिए। आपसे हम जानना चाहेंगे, तफसीलन हमें बताइएगा अपने बारे में, कहाँ से हैं आप, आपकी परवरिश कहाँ हुई, पैदाइश कहाँ हुई, पढ़ा कहाँ आपने? देखिए, जैसे आपने बताया कि हरियाणा से तो मैं हूँ ही, तो हरियाणा में एक अभी तो डिस्ट्रिक्ट बन गया है, पलवल है एक, पहले सिटी होता था, ब्लॉक होता था एक, लेकिन आज वो डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। तो पलवल डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा बर्थ हुआ है। और फादर हमारे स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग थे। हम मेरी 4 बहनें थी और एक मैं उनका एक अकेला भाई था। 2 मेरे से छोटी थी, 2 मेरे से बड़ी थी। ठीक। तो पूरा परवरिश हमारा, मतलब जितना भी हमारा स्टडी हुआ है सब उधर ही हुआ, पलवल में। हमारे घर के पास ही प्राइवेट स्कूल था। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा इसमें कि हम 5 बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ठीक। हमारे फादर एक स्टेट गवर्नमेंट में एक छोटी सी पोस्ट पे, जो क्लरिकल पोस्ट होती है, ऐसे वो काम करते थे। बड़ा उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर्स पे थी। सही। तो लेकिन ऊपर वाले की दया थी कि हम 5 बहन भाई एक ही स्कूल में, जब हमारा रिजल्ट आता था फाइनल, तो हमारे घर में 5 इनाम आते थे। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में सारा आता था। ठीक। तो ये एक अच्छा होता। तो स्कूल में भी मतलब हमारे फादर की एक सोसाइटी में एक अच्छी इज्जत थी। और बच्चों की वजह से, हमारी वजह से भी उनके स्कूल में भी इज्जत बहुत होती थी। तो हमने जो हमें संस्कार इन्होंने दिया, और शुरू से हमारा एक रिलीजियस टाइप का हमारा फैमिली होती थी। ठीक। और शुरू से बचपन से ही हमने, जैसे आम हिंदुओं के जब परिवार में होता है, हनुमान चालीसा पढ़ना, रामायण पढ़ना,
शिव पुराण पढ़ना, ठीक। ये सारा माहौल हमने देखा है। बहुत खूब, घर में ऐसा माहौल, पूरा घर में ऐसा माहौल था। ठीक। आपको हम थोड़ा सा टाइम देंगे, और जी। टाइम चूंकि हमने अचानक से ये सवाल पूछ लिया, जी। तो बहुत कुछ होगा जो आपको याद भी आएगा और अभी याद आ भी रहा होगा, वो हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे है बहुत कम वक्त मिलता है अपने पास्ट को याद करना, तो ये मौका आज हम आपको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वक्त आपको देंगे, आप सोचिएगा, याद कीजिएगा। तब तक हम एक वक्फा देख के आते हैं, कमर्शियल ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा नाज़रीन मोहतरम, जल्द लौट के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहते आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वरदान IVF सेंटर बेऔलाद जोड़ों के लिए खसूसी रियायती कैंप 15 और 16 फरवरी को मगरमलबाग श्रीनगर में मुनक्कद कर रहे हैं, जिसमें वरदान IVF सेंटर्स अमृतसर और जालंधर के डॉक्टर साहिबान IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर वरीश की निगरानी में बेऔलाद जोड़ों का इलाज करेंगे। डॉक्टर वरीश की काबिलियत से आज तक मुल्क, बीरून मुल्क और वादी में हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी नसीब हुई है। इस कैंप की रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक होगी। पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले अशखास को खसूसी रियायत दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए राब्ता करें वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर, सेल नंबर 6005 944 300। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। जी ख़वातीन और हज़रात, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JND के। आज हमने शो में मदऊ किया है हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर देवेंद्र सिंह जी को। हमारे साथ मौजूद है और वापस अपनी यादों की ख़जाने का जो बक्सा है उसको खोलें और हमें बताएं जहां से हमने वापस हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने रोका था आपको। आप बता रहे थे कि घर में वैसा माहौल था कि हनुमान चालीसा वगैरह ऐसा माहौल बना रहता था, वो याद करें, फिर से बताएं हमें। तो बचपन से जो हमें संस्कार मिले, जो माहौल मिला, तो पूरा हमें बताया भी यही गया कि उसके अलावा, ऊपर वाले के अलावा कोई आपका नहीं है। तो उसी ऐसे ही माहौल में हमें पले बड़े हैं, चारों पांचों बहन भाई जो हम थे। एक दिक्कत होती थी कि एक छोटी सी पोस्ट पे हमारे फादर थे और इतना पूरे घर को संभालना, बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती थी। तो बचपन ऐसे ही बीता, लेकिन उनको ये भी था कि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी बड़े हों, कहीं कुछ सेट हो, ताकि उनकी शादी ब्याह करके वो फारिग हो। एक क्लरिकल माइंड यही कहता है। तो मेरी 2 बड़ी सिस्टर थी, उनकी जैसे उन्होंने 10th किया तो हमारे फादर ने उनका रुखसत कर दिया। 18 साल की एज में दोनों सिस्टर का शादी किया उनको।
बाई चांस बहुत अच्छे घरों में वो गई। आज जब तब उन्होंने 10th किया था, लेकिन एक बड़ी सिस्टर तो हमने उसने फर्दर स्टडी नहीं किया, लेकिन जो उससे छोटी है उसने 10th के बाद फिर अपने ससुराल में जाके शुरुआत किया पहली बार पढ़ने के लिए। उसके गांव में जो जिस जगह पे, अब तो बहुत बड़ा शहर हो गया है वो, तो वहाँ पे लेडीज के लिए कोई मतलब फैसिलिटी कोई होती नहीं थी पहले। वो फर्स्ट हमारी सिस्टर थी जिसने स्कूल में मतलब शादी के बाद स्कूल में उसने एडमिशन लिया। और 12th के बाद उसने 12th वो स्कूल टॉप किया, उसके बाद वही कॉलेज टॉप किया। गवर्नर ने उसको प्राइज भी दिया था वहाँ पे। तो इसके बाद मेरी छोटी सिस्टर थी, उसकी भी उनके छोटे भाई से शादी हुई। एक ही घर में वो, लेकिन अब 12th किया था उसने, और उसने प्राइमरी टीचर का वो मतलब कोर्स भी कर रखा था, वो JBT जो कहते हैं। आप बीच वाले थे, बड़े वाले थे, छोटे? मैं बीच वाला था। अच्छा, आप ऊपर वाला भी देख रहे थे, नीचे वाला मंजिल देख रहे थे। बिल्कुल सही। तो उसकी भी वहीं पे उसी घर में शादी हुई, उसने भी वहाँ कॉलेज टॉप किया फिर, है ना। उसको भी वहाँ पे गवर्नर ने प्राइज दिया था वहाँ पे पूरे कॉलेज में। ठीक। तो मतलब सिस्टर ने, हमने मतलब हम पहले वो थे हमारे फैमिली में कि जो पहली बार जैसे मेरी अपॉइंटमेंट जैसे हुई, तो मैं 12th किया था, तो हमारे फादर को ये था कि इसको जल्दी से जल्दी नौकरी में लगाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि ताकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो जरा कम हो, क्योंकि मुश्किलात भी थे। सही है। ये बताइएगा, पढ़ाई आपने किस में की? पढ़ाई वही मैं आपको बता रहा था, मैंने 12th किया। 12th मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा। हमारे फादर ने मुझे 10th, पहले होता था कि मैं 1992 में मैंने मैट्रिक किया, तो उस टाइम पॉलिटेक्निक में होता था ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, मतलब मैट्रिक में जो मेरिट होती थी उसके उस सिलेक्शन होता था, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता था। तो मेरा एक पॉलिटेक्निक में नंबर आया, मेरे फादर ने भेजा नहीं, एक ही लड़का है, मैं तो नहीं भेजता वहाँ पे। अच्छा, ठीक। 12th कराया उसने। 12th करा के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये करो स्टेनोग्राफी, और आपको कहीं ना कहीं वो कराएंगे। ठीक। और क्योंकि हम क्लास में थोड़ा सा अपर लेवल में आते थे, तो जो भी हमें कोर्स दे दिया वो हमने वहाँ पे टॉप किया। कर लिया। सही। तो पूरा हरियाणा में मैंने टॉप किया उसको, तो स्टेनोग्राफी में। तो उसके बाद वहीं से ही वो करते करते ही मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे NHPC है, एक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा। तो वहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई। तो लेकिन मैंने अपना स्टडी नहीं छोड़ा, स्टडी कंटिन्यू किया। स्टडी मैंने कंटिन्यू किया, कोरेस्पोंडेंस किया। तो 1 साल मैंने NHPC में अपना एज ए स्टेनोग्राफर मैंने शुरुआत अपने कैरियर की करी वहाँ से। उसी में रहते रहते 6-7 महीने ही हुए थे, मेरा SSC में सिलेक्शन हो गया फिर। तो वहाँ से मैंने फिर रिजाइन किया 12-13 महीने नौकरी करने के बाद। फिर SSC में मुझे ये था कि अगर मुझे होम मिनिस्ट्री मिलेगा तो जाऊंगा। अच्छा, पता नहीं, मैं जानता नहीं था लेकिन पता नहीं क्या था, अंदर से आता था कि होम मिनिस्ट्री मिलेगा तो जाऊंगा। और किसी मिनिस्ट्री के बारे में जानते नहीं थे हम, क्योंकि हमने वो दुनिया देखी नहीं थी एक्चुअली। सही है। बाई चांस जब लेटर आया तो होम मिनिस्ट्री में ही सिलेक्शन हो गया मेरा। मुझे मिनिस्ट्री बहुत खूब। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं बहुत चूजी है चीजों को लेके। बहुत इतना हम अभी तक अंदाजा लगा पाए। मेरे ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है ना। जो मैंने मांगा वो उसने दिया है। ये बहुत सही बात है। और यही एटीट्यूड होना चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि ऊपर वाला साथ है, मैं मांगूंगा तो देगा जरूर, है ना। जी, वो बिना मांगे भी बहुत कुछ बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने एक यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप बहुत चूजी है, तो जाहिर सी बात है म्यूजिक में भी आपका एक खासा टेस्ट होगा। म्यूजिक में टेस्ट था हम सभी बहन भाइयों का। कश्मीरी सुनते हैं? नहीं, कश्मीरी तो मुझे समझ में नहीं आती। चले कोई नहीं, हम आज सुनवाएंगे तो आप मजे लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला कश्मीरी भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती। यहाँ पे एक प्यारा सा नगमा हम देखेंगे साथ मिलके, और ये नगमा जो है एजाज साहिर और शाजिया बशीर जी की आवाजों में आइए साथ मिलके हम भी देखें, आप भी देखें ये प्यारा सा।
चमचे रुस दिल पर।
चलते उस दिल भरे। बैक फिर खुशावत इस्तकबाल नाजरीन जुन डब सौद तो बद हफ्त रोज यम शाहकार ही यम अस्तामत वत यम दिन वल फारूक नाजकी साहब गई ओतर रहम तहक रात आय तिमन तिहंज तदफीन करना और रात रातस आव शब ते करना शब महराज ओस और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपने अपने अपनों को अपने अजीज़ों को जब दुआओं में रखा होगा हमें भी थोड़ी बहुत जगह उन दुआओं में ज़रूर दी होगी तो हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखा करें क्योंकि एक फ़ैमिली है और जाहिर सी बात है जब हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं जब हम आपके लिए अच्छे तरह से ये चाहते हैं अच्छी नीयत रखते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी अपनी दुआ में शामिल ज़रूर रखें। फ़िलहाल यहाँ पे एक वक्फ़े के लिए रुकना पड़ेगा वक्फ़े से लौट के आते हैं हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार होशियार 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। तमाम किस्म के हाई डेंसिटी मेवा दरख्त मुनासिब दामों पर हासिल करने के लिए हुकूमत के इश्तराक से कायम वादी की सबसे बड़ी मॉडल नर्सरी से राब्ता करें। हाईटेक एग्रो, चंदी लोरा, टंगमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जो चाहा वो मिला, जो मांगा उससे ज़्यादा मिला। दुआओं पे यकीन रखने वाले हमारे आज के मेहमान देवेंद्र सिंह जी जो हमारे साथ मौजूद है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। हम वहीं से शुरू करेंगे। ये हमें बताइएगा, बहुत यकीन है आपको कि आपने जो चाहा वो आपको मिला। ये हमें बताइएगा कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, फिर कश्मीर का जो सफ़र रहा, ये कैसे हुआ, कैसा रहा? ये बड़ा देखिए लाइफ में बहुत सारे मोड़ देखे हैं हमने और एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू किया लाइफ। सही। नौकरी मतलब इतना वो भी नहीं था, बिल्कुल मतलब अच्छा लेवल हमारा अच्छा था जहाँ से हमने कैरियर की शुरुआत करी। तो जिस अभी तक मैं करीब 4-5 डिपार्टमेंट चेंज कर चुका हूँ। तो जहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एनएचपीसी ज्वाइन किया था शुरू में। ठीक। और उससे भी पहले जब मैं हमारे फादर ने मुझे उसमें स्टेनोग्राफी में एडमिशन दिलाया था, तो उस टाइम भी वहाँ पे एक पलवल डिस्ट्रिक्ट में ही इलेक्शन होने थे वहाँ पे। तो उसमें असेंबली के भी होने थे और ये इसके लोकसभा वाले भी होने थे। तो वहाँ जो एसडीएम आए थे हमारे वहाँ पे, वो साउथ इंडियन थे और उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट था वहाँ पे। ठीक। तो पूरा पलवल में उनको कोई भी ऐसा स्टेनोग्राफर नहीं मिला कि जिनको वो डिक्टेशन दे सके। मतलब एक तो साउथ के थे, उनका एक्सेंट उस टाइप का था और हर डिपार्टमेंट का उसने स्टेनोग्राफर बुलाया। तो हमारे फादर ने कहा कि मेरा भी बच्चा है कि उसको भी ट्राई कर लीजिए। तो हमारे फादर वो एसडीएम ऑफिस में ही थे। तो उस टाइम मैं 17 साल का था, तो पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा ले आइए बच्चे को, अगर क्योंकि किया हुआ था आपने। किया हुआ था नहीं, मैं कर रहा था उस टाइम पे। तो
मेरे को देख के, मैं छोटा सा था, बिल्कुल हल्का सा, करीब 32-33 किलो मेरा वजन होता था उस टाइम पे, 12th में भी बहुत हल्का था। तो मेरे को देख के वो बोलते हैं, अरे ये छोटा सा बच्चा ये क्या डिक्टेशन लेगा। तो मैंने कहा सर आप बोल दीजिएगा, हमें पता नहीं था कि क्या प्रोटोकॉल होता है, आईएएस ऑफिसर ये वो सारा। तो डिक्टेशन लिख लोगे? मैंने कहा सर बोलिए आप। चलिए लिखिए। वो बोलते रहे मैं लिखता रहा। पूरा एक कॉपी उन्होंने डिक्टेशन से भर दिया उसने। तो मैंने कहता कल इसको आप करके लाइए वहाँ से। तो टाइप करके मुझे ऑफिस में अपने दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अगले दिन हम अपने वहाँ ITI में गया, वो सारा वहाँ पे वो छाप दिया, छाप के दोपहर को पहुँचा दिया वहाँ पे। वो इतना खुश हुए मेरा वो देख के कि मैं कि आई डोंट बिलीव दैट, मतलब एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा ऐसा काम कर सकता है। उन्होंने मुझे बुलाया स्पेशली, मुझसे कहते हैं नौकरी करोगे? अच्छा। मैंने कहा मैं नौकरी, इम्प्रेस हो गए। हाँ, तो मैं तो अभी 18 साल का नहीं हुआ, नहीं आप सोच के बताना। तो फिर हमारे फादर ने, सब ने ऐसा प्रेशर डाल दिया कि उनका आप ज्वाइन करो, एक IAS ऑफिसर आपसे कह रहा है, आप कोई पूछता नहीं है, आपको मुंह से ऑफर किया है उसने। तो मुझे प्रेशर में हाँ करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा प्रेशर में मैंने कहा कि सर मुझे पढ़ाई करनी है अभी। कहता लेकिन मैं भी आपको मैं आपके कैरियर रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर कैलिबर है, आप पढ़िए साथ में, ये एक टेम्परेरी नौकरी में आपको दे रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे काम दिया, जब तक यहाँ पे रहोगे मेरे साथ रहोगे। तो पूरा इलेक्शन का सारा काम मैंने वहाँ पे किया। 1 साल मैंने उनके साथ काम किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस उनको भी रहा और मेरे को भी रहा। उन्हीं के रहते ही मेरा NHPC में सिलेक्शन हो गया था। 1 साल मैंने वहाँ पे किया एज ए स्टेनोग्राफर। ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 11 बच्चे लिए गए थे, जिसमें एक मैं भी था। और उसमें क्या था कि सबसे छोटा, सबसे कम पढ़ा लिखा, बिना कोई एक्सपीरियंस के। तो मैं जो आपने बोला पतला दुबला सबसे पतला दुबला, जैसे मैंने कहा कि जो चाहा वो मिला। तो मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि कुछ हो सकता है, लेकिन वो मुझे फर्स्ट मैंने एग्जाम दिया था, उसे मुझे क्लियर हुआ और ऑल इंडिया लेवल पे मेरा सिलेक्शन हुआ 11 बच्चों में। बहुत खूब, बहुत खूब। तो खैर किस्मत को कहीं और लेके जाना था। तो सिलेक्शन एक जहाँ पढ़ते थे उन्होंने ही मुझसे वो फॉर्म भरवाया था SSC का, उसमें भी सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने कहा होम मिनिस्ट्री होगा तब जाऊंगा। बाई चांस होम मिनिस्ट्री हुआ। जब होम मिनिस्ट्री में गए तो उन्होंने कहा आपका हमने पोस्टिंग कर दी है राष्ट्रपति भवन में। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? कैबिनेट सेक्रेटरीट। अब ये सारी चीजें हम सुनते थे उस पे, उस टाइम समाचार आते थे सही। कि राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, संसद मार्ग, और ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं फिल्म सुन रही हूँ। तो हम खुद ऐसे एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ ना वहाँ पे। तो मतलब शुरू से ही ऐसे बड़ा बड़ा सब कुछ दिया गया। तो एक ऐसी जगह जो टॉप मोस्ट जो ऑफिस हमारा होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट, उसे मैं 5 साल मैंने वहाँ पे एज ए स्टेनोग्राफर मैंने उसमें किया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अच्छे ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स बहुत बड़े अच्छे, उनके साथ काम करने का माहौल मिला हमें वहाँ पे। तो हमें लगा कि हमें और बढ़ना चाहिए। तो वहाँ से मैंने मतलब नौकरी में रहते रहते ही ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद लॉ भी किया मैंने उसमें। तो क्योंकि पढ़ने की इच्छा होती थी कि हमें लगता था कि जब तक मैं 35 का नहीं हुआ तब तक मुझे सिविल सर्विस में जाना है। 28 साल 30 साल तक का नहीं हुआ मैं। तो लेकिन माहौल कुछ होते हैं अलग। तो जैसे शादी 21 साल का हुआ तो घर वालों 18 साल में नौकरी लग गई थी, तो 3 साल किसी तरीके से, तो 21 साल में शादी कर लो। हाँ, तो शादी कर दी। अब शादी कर दी तो 1 साल में बच्चे हो गए। आज बाकी जिम्मेदारियां पूरी जिम्मेदारियां मुझ पे नहीं आई। अच्छा। क्योंकि फादर मदर के साथ रहता था, तो जिम्मेदारियां तो उन्हीं की थी। बस हमें ये था कि हमें नौकरी करनी है, घर वहां से सैलरी लेनी है, सैलरी लेके मम्मी को दे देनी है। ठीक। तो यही हुआ। और
बड़ा उतार चढ़ाव हमने देखा फिर वहाँ पे। तो अच्छा, वहाँ से फिर कश्मीर का कैसे रुख हुआ? देखिए वहाँ से शुरुआत हुआ, उसके बाद मैंने एक डेपुटेशन के लिए फॉर्म भरा, तो इनकम टैक्स में 4-4.5 साल में रहा फिर दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ से सिलेक्शन हो गया वहाँ मेरा, पे भी सिलेक्शन हो गया। ठीक। फिर वहाँ से मैं वापस आया वहाँ से, तो कुछ टाइम में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा वहाँ पे। और लेकिन ऐसे टॉप मोस्ट ऑफिस में काम करने का तजुर्बा जो हुआ, उससे एक लाइफ का एक विजन आ गया, नजरिया बदल गया कि हमें कि किस तरीके से देश चलता है, किस तरीके से गवर्नमेंट चलाती है, पॉलिसी बनाती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस जो नहीं पता होता है। तो इसके बाद जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था, उस टाइम मैं लॉ कर रहा था, तो सेकंड ईयर मेरा था, तो जॉइंट सेक्रेटरी, मैं उस जॉइंट सेक्रेटरी का पीए था वहाँ पे। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा सर मेरा एग्ज़ाम है, मुझे लॉ करना है, तो मैं लॉ कर रहा हूँ, एग्ज़ाम है मेरा, 1 महीने की छुट्टी तो आपको नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने कहा सर फिर मैं ऑफिस में नहीं रहूँगा। अच्छा, ठीक। तो उस टाइम बाई चांस कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे मेरे पास वो एक चांस था कि मैं मिनिस्ट्री चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा यहाँ 15% आपको फालतू मिलता है, सोच लीजिए। मैंने कहा सर मुझे 15% का क्या करना है, मुझे अपना लॉ करना है ना। ठीक ठीक। तो मैंने वहाँ से एप्लीकेशन दिया और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, आप पहुँच गए एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी क्यों गया, क्योंकि फरीदाबाद में एक ऑफिस था उसका। तो मैंने एग्रीकल्चर में आऊँगा तो फरीदाबाद पोस्टिंग कराऊंगा, पढ़ने में भी आसानी होगी, आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बहुत खूब। आप जैसे आपने पूछा था ना पहले कि आप एग्रीकल्चर को, मतलब मैं यही सोच रही हूँ एग्रीकल्चर और पासपोर्ट का क्या कनेक्शन बैठ रहा है, ये मैं समझ नहीं पाई। ये नाजरीन को भी जरा अभी कंफ्यूजन हो चुका होगा, लेकिन मुझे लगता है एक वक्फे के लिए हमने जाना पड़ेगा और वक्फे के उस पार जो है बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी नाजरीन। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाजरीन, देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। तबीयत इनकी ज़रा ख़राब है, ज़ुकाम बहुत है, लेकिन फिर भी हमारी दावत कबूल की और यहाँ हाजिर हुए, हमसे इतनी दिलचस्प बातें कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने बड़ा हासिल किया, क्योंकि आप बड़ी सोच रखते थे, पहले ही टारगेट सेट किया होता है, LLB करना है, होम मिनिस्ट्री में जाना है। चले, अच्छा अब हम एग्रीकल्चर पे आ गए थे। ये कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर से फिर पासपोर्ट ऑफिस, ये क्या? इसका आंसर दे रहा हूँ मैं जी। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ डेपुटेशन पे। ये मेरा जो कैडर है वो सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस का हूँ मैं। तो वहाँ पे मैं अंडर सेक्रेटरी था। तो हमारे एक फ्रेंड जो पहले यहाँ पे पोस्टेड थे, उन्होंने कहा कि एक दिन ऑफिस में मिलने आए, हमारे कलीग थे। उन्होंने कहा सर आप पासपोर्ट ऑफिस में जाइए, बड़ा अच्छा ऑफिस होता है, बड़े अच्छे, आप तो बड़े सोशल हो, लोगों का वेलफेयर करते रहते हो, वहाँ बहुत अच्छा मिलेगा, मौका मिलेगा। तो अब देखिए कश्मीर आना था तो एक हालात इस तरीके से बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जब मतलब एक नॉर्मल सी बातचीत ऐसी हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि, मैंने उसको बोला कि आप जैसे फॉर्म निकले तो मुझे बताना। बाई चांस वो आते हैं नेक्स्ट वीक में, कहते सर फॉर्म निकल गया, लो भर दीजिए, देख लें। अब मैंने कहा यहाँ पे तो जो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो ऑफिस था वो, उसमें मैं वहाँ पे हेडक्वार्टर था उसका फरीदाबाद में, और डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज करके वो था। तो एक टेक्निकल डायरेक्टरेट था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का। तो वहाँ पे मैं हेडक्वार्टर में बैठता था, और पूरा ऑल इंडिया में करीब 125-150 के करीब ऑफिस हैं उसके। ठीक।
उन सब का प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, या जो बहुत मतलब बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीट थी। तो बहुत मोस्ट कहते हैं कि कंफर्टेबल जोन में मैं काम कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि घर मेरा पास में था। तो फॉर्म भर, उसने कहा कि सर आप कश्मीर, इसका वो जम्मू पोस्टेड था, उसने कहा कि आप जम्मू भर दीजिए, जम्मू आपका हो जाएगा, और कश्मीर में तो आपका हो ही जाएगा। ठीक। अब पता नहीं उसने किस तरीके से बोला, तो मैंने कहा ठीक है, पहला जम्मू भर देते हैं, दूसरा कश्मीर भर देते हैं। तो हो गया, फॉर्म भर भी दिया, और सिलेक्शन भी मतलब पैनल में चले गए वहाँ पे, जो इंटरव्यू में चले गए तो पूरा पैनल बैठा हुआ था वहाँ पे। ये थोड़ा इंटरनल बात है, बट वो एक अजीब सा वो था कि हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी वहाँ पे पूछते हैं कि इंटरव्यू में कि आप पासपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं जानता हूँ सर। अच्छा, कुछ नहीं जानता सीधे कह दिया आपने। हाँ, क्योंकि मेरे को, मैं ऐसे कंफर्टेबल जोन में था, काम किया नहीं था इसके साथ। हाँ, तो मुझे ये था कि मिल जाएगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो बैठे हैं अपने घर में। तो आपने इसका हमारा पासपोर्ट का वेबसाइट देखा है? मैंने कहा नहीं देखा है सर। अरे यार आप मजाक करते हो, है ना, कोई भी इंटरव्यू देने आता है ऐसे है, हाँ, तो कम से कम आप वेबसाइट को तो आप देख सकते हो। तो मैंने उनसे कहा सर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है वेबसाइट देखने का, आप अगर मुझे मौका देगा तो 1 घंटे में मैं देख लूंगा उसको, वो तो सब कुछ आ जाएगा पढ़ने में। तो फिर उन्होंने यही चीज पूछा, आप अपने घर में काम कर रहे हो, आप पोस्टिंग आपकी फरीदाबाद में है, तो क्यों आप मतलब कश्मीर और जम्मू जाना चाहते हो? मैंने कहा सही बताऊं कि सच बताऊं कि आपको एक इंटरव्यू वाला आपको रिप्लाई दूंगा, ये बताइए। कहते नहीं सच सच बताइए। तो मैंने कहा देखिए हमारी वाइफ को है शौक घूमने का और मुझे ज्यादा नहीं है। वो कहती है कि सबका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होता रहता है, बाहर जाते रहते हैं, आप यही दिल्ली फरीदाबाद पड़े रहते हैं, तो इसलिए फॉर्म भरा है सर, उसको घुमाएंगे 2-4 साल। तो इस बात पे एटलीस्ट मतलब सिलेक्शन तो नहीं होना चाहिए, इसी बात पे सिलेक्शन हुआ। क्या कमाल है। मैंने एक किताब पढ़ी थी जी, किताब, और उसके बाद फिर उस किताब को किसी फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया, तो उसमें वो लिखते हैं कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। और ये आप देख लें, आपके लिए रास्ते कैसे हमवार होते गए, फॉर्म्स निकलते गए, फॉर्म्स भरते गए, सिलेक्शंस होते गए। अच्छा खैर, अब हम जरा वापस आएंगे पासपोर्ट ऑफिस की तरफ। ये ऐसी, हम तो प्रोग्राम करने वाले थे पासपोर्ट ऑफिस के रिलेटेड, मोटिवेशनल प्रोग्राम बन गया, चले वो भी अच्छा हो गया। ये हमें बताइएगा, यहाँ पे जब आप आए एक इम्प्रेशन होता है, और अगर यहाँ पे आम कश्मीरी की बात करें, जब हम पासपोर्ट ऑफिस को देखते हैं, एक ऐसा माहौल जहन में आता है कि पीपल फ्रेंडली उतना है नहीं एटमॉस्फेयर वहाँ का, और फिर बाहर जाके एक लाइन में रहना है, उसके बाद महीनों इंतज़ार करना है अपनी बारी का, आपकी अपॉइंटमेंट कब आएगी। तो ये हमें बताइएगा ये सारा कुछ कि क्या नज़रिया था, क्या इम्प्रेशन लेके आप आए थे, और फिर तब से अभी तक 1 साल हो गया हालांकि आपको। जी जी। तो क्या कुछ बदल गया पासपोर्ट ऑफिस में? देखिए कोई भी आप नया ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो बड़ा अजीब, मतलब शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम्स तो आती है, और उसमें भी जब आपका पूरा प्लेस भी चेंज हो जाता है, प्लेस भी जो आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर हो, है ना, और जो जिसके बारे में कहते हैं मोस्ट सेंसिटिव एरिया है जो, अब बिल्कुल जिस तरह से मीडिया ने पोर्ट्रे किया है, तो जाहिर सी बात है। तो हमारे मतलब क्योंकि मैं अपने घर में अपनी बहनों का मतलब अकेला भाई था, है ना, हमारे फादर भी एक्सपायर हो गए, मदर भी एक्सपायर हो गई। अगर वो होते तो मैं कश्मीर नहीं आ पाता, छोड़ते नहीं आप। हाँ, तो उन्होंने मना किया, लेकिन मैंने कहा कि जो अपने आप हुआ है उस पे चलेंगे हम, होने दो। हमारा कोई इच्छा नहीं थी कहीं जाने की, लेकिन सिलेक्शन हुआ है तो जिसके लिए बड़े बड़े लोग सिफारिश भी करते हैं ऐसी चीजों के लिए, और अपने आप हुआ है तो कुछ ना कुछ किस्मत में लिखा होगा, ऊपर वाले की कुछ मर्जी होगी, तो कश्मीर चलेंगे। फिर यहाँ आके जब देखा तो जो हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर होता था यहाँ टोटली चेंज हो गया यहाँ पे। तो लेकिन एक लाइफ में एक ही चीज सीखा है कि कैसे बड़ी बड़ी चीजों को मैनेज करना है।
ऐसे इस लेवल पे आके एक मैनेजरियल पावर होनी चाहिए। किस तरीके से आप सुपरवाइज करते हो, किस तरीके से आप स्टाफ को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप पब्लिक को, माइंडसेट वो आपने सीख लिया, वो दिमाग में था। इसलिए इस लेवल पे आने के लिए, क्योंकि गाइड करने वाले तो पूरा स्टाफ होता है वहाँ पे, कोई भी रूल रेगुलेशन जो भी है वो भी 2-4-6 महीने में आदमी उसको उसमें भी अडेप्ट हो जाता है। तो ऐसा मैंने कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई यहाँ पे रहने में, पूरा स्टाफ का मुझे पूरा अच्छा सपोर्ट मिला। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा, एक तो पेंडेंसी बहुत थी यहाँ पे, एप्लीकेशंस, और जो अपॉइंटमेंट मिलता था किसी भी फ्रेश एप्लीकेंट को, वो मिलता था करीब 3 महीने का। वो था। तो मैंने एक टारगेट बनाया कि पेंडेंसी खत्म करनी है और ये अपॉइंटमेंट मुझे नेक्स्ट डे पे लाना है। ये इसी वजह से होता था कि एप्लीकेशंस पेंडिंग थी। हाँ, और भी कई सारे रीजंस थे उसके। तो हर चीज को एक एक करके पॉइंट आउट किया, उन चीजों को खत्म किया, खत्म किया। मुझे 1 साल लगा। और मैं करीब नवंबर में या नवंबर के लास्ट में मैं अगले दिन की अपॉइंटमेंट में दे रहा था यहाँ पे। अरे क्या बात है। तो अच्छा मेहनत भी किया, अच्छा मतलब मेहनत करवाई भी। आपको मैं बताता हूँ कि मैंने अभी लास्ट टाइम मैंने अभी वो एक वो निकाला था कंपैरिजन, जो हमने 2022 में जो हमारे पुराने पासपोर्ट ऑफिसर थे, उनके टाइम में 2022 में 82,263 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई थी। ओके। मतलब 82,265। और मेरे टाइम पे जो 2023 में हुआ 1,08,960। और टोटल प्रोसेस जो हुई, जो ग्रांट हुई, उस टाइम था 2022 में 78,010 एप्लीकेशन। और मेरे उसमें प्रोसेस जो हुई थी वो 1,11,630 हुई। और जितने टोटल हमने पासपोर्ट जो इशू किए 2022 में हुए थे 74,600। और मेरे टाइम पे हुए हैं 93,370। तो ये एक बहुत अच्छा एक हमने एक रिकॉर्ड बनाया। जब आपने कोई काम किया है अच्छा, वो सामने है, तब जाके आप इतने वसूख से, इतने कॉन्फिडेंटली जो है आप अपना ये डेटा सामने रख रहे हैं। जी। तो इसमें पूरा स्टाफ का मुझे सपोर्ट मिला, आज भी मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि स्टाफ को देखिए, डिक्टेटर बनने से वो मामला ठीक नहीं रहता है। स्टाफ के साथ रह के उसका सपोर्ट और कोऑर्डिनेट करके उसको, है ना, एक साथ में मिल के बैठना। जहाँ मैंने फर्स्ट डे ही वहाँ पे बोला था कि मुझे ऑफिस में एक तो पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, एक कोई ग्रुपिज्म नहीं चाहिए। तो मैं हर दिन उसके लिए मेहनत करता हूँ। किसी के बीच में अगर कोई आपस में भी कोई डिस्प्यूट होता है तो मैं खुद बैठ के उससे सुलझाता भी हूँ, बहुत को और हेल्प भी करता हूँ। मैंने जो आपने कहा जो एग्रीकल्चर वाला, मैंने जब यहाँ पे मुझे लगा कि अभी ये पासपोर्ट ऑफिस स्मूथली चल रहा है, तब मैंने कहा कि यहाँ के लोगों को भी कुछ देना चाहिए, जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है। तो मैंने 2-3 प्रोग्राम किए यहाँ पे एग्रीकल्चर के। बहुत खूब। ठीक। तो ये मेरा जो कल आप बोल रहे थे, ये एडिशनल रहा। और फिलहाल मैंने कई सारे ऑफिसर्स का एक अच्छे लेवल, टॉप लेवल के ऑफिसर्स मेरे साथ जुड़े हैं। तो एक हम विलेज भी अडॉप्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। तो हम उसको पब्लिक वेलफेयर उसमें हम उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम करेंगे। बहुत खूब। तो एक ये लाइफ का एक वो है कि बहुत पहले से था कि हम कुछ न कुछ ऐसा देके जाएं यहाँ पे कि लोग हमें याद करें। बेशक। तो ये हमारा एक ड्रीम भी था और एक हमारा पैशन भी है। सही। बहुत लोगों का वेलफेयर किया है जब एग्रीकल्चर में रहा था, किसानों के लिए बहुत अच्छा, बहुत दौड़ भाग भी करी है।
यहाँ भी करेंगे, कर भी रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला रहता है, बिलखसूस जो लोग हज पे जा रहे हैं, जी जी, उनका पासपोर्ट का बड़ा मसला रहता है, और फिर साथ में पासपोर्ट या फिर उम्राह के लिए जो जा रहे हैं, अच्छा साथ में उसका फिर एक्सपायरी का भी मामला रहता था। उस हवाले से क्या कुछ हुआ, या अभी जो परेशानी है उनकी कुछ कम हुई? मेरे समय में जैसे मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे ही हज का शुरू हुआ था, तो हज पे तो जो जाने वाले थे उनके लिए मैंने स्पेशल ड्राइव मैंने लगाया। तो एक ही दिन में हमने करीब 750 के करीब पासपोर्ट हमने इशू किए थे, एक ही दिन में हज वालों के लिए। कोई भी आदमी, मैंने उस टाइम टारगेट किया था, कोई भी सीनियर सिटीजन ना रह जाए उसमें। तो इतना दुआएं, इतना ब्लेसिंग्स लोग देके गए मुझे, और हज हाउस वालों ने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया। तो इसलिए ये जो अभी हज का वो टाइम निकला है, अभी तो मेरे ख्याल में 12 दिसंबर, शायद 12 या 15 दिसंबर। देवेंद्र जी, ये जान के आपको भी हैरानी होगी, जो मुझे हैरानी हुई अभी सुन के, कि हमारे प्रोग्राम का वक्त लगभग चला गया और हमें पता ही नहीं चला। हमारे पास आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, बल्कि मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो वहाँ पे लाइन बड़ी बड़ी हुआ करती थी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी बिलखसूस विंटर्स में, उसके लिए कुछ किया? देखिए, लाइन तो आज भी बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि डेली 500 लोग आते हैं वहाँ पे। उनके लिए मैंने बाहर, आप कभी आएंगे ऑफिस के बाहर देखेंगे, एक मैंने शेड बनाया है लाइन लगाने के लिए। पहले यहाँ पे उसकी फैसिलिटी नहीं थी, चाहे बारिश है, बर्फ है, बाहर ही भीगते रहते थे। अभी मैंने क्यू बनाया है, उसका ऊपर शेड लगाया है, जबकि डल लेक पे कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। बिल्कुल सही है। एक मैंने वेटिंग रूम बनाया, एक मैंने आधार सेंटर पर लगाया है वहाँ पे। और नहीं, अब तो ये चीज रह गई कि अब हम लोगों का जो पासपोर्ट का मामला था, जो हमने डिटेल्स पहुंचानी थी, जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज थी, वो सारी के सारी रह गई। अब हम इंशाल्लाह कभी और आपको दावत देंगे फिर से, जब आपकी तबीयत भी सही होगी, तब हम पूरा डिटेल में बात करेंगे पासपोर्ट को लेकर। आज आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। 1 घंटा बीत गया और हम आज बातों में ही रह गए। बहुत से ऐसे सवालात थे, जाहिर सी बात है आपके जहन में भी होंगे, वो रह गए। इंशाल्लाह फिर कभी दावत देंगे इन्हें और तफसीलन बात करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। आप हमें अपनी दुआओं में शामिल ज़रूर रखिएगा। अगर खुदा ने चाहा फिर आपसे मुलाकात होती है इसी प्रोग्राम में, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग चेंज की।